Hello friends, I am Anu Sharma and this is Civil Section. Welcome you all here. Friends, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर 8 जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शंस। यानी इस चैप्टर में हम जानेंगे कि सेल किसे कहते हैं और ये कैसे बना हुआ होता है, इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या क्या होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल किसे कहते हैं, फिर देखेंगे कि सेल की डिस्कवरी किसने की, फिर हम जानेंगे कि जो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन से होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। कहने का मतलब ये है कि किस तरीके से एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है, राइट। फिर हम देखेंगे नंबर ऑफ सेल्स, फिर हम जानेंगे कि सेल की शेप कैसी होती है, सेल का साइज कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि जीन्स किसे कहते हैं। फिर हम देखेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस है। और लास्ट में हम देखेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में मेजर डिफरेंस कौन से होते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल का मतलब क्या होता है। सेल क्या है? सेल किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर सबसे बेसिक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। कहने का मतलब ये है कि जैसे एक बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग किससे मिलकर बनी हुई होती है? बिल्डिंग बनती है ब्रिक्स से। जैसे एक ब्रिक के ऊपर दूसरी लगाकर एक पूरी बिल्डिंग तैयार की जाती है, वैसे ही एक लिविंग बीइंग रेडी होता है सेल से। जैसे एक बिल्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर जो है ब्रिक से मिलके बना हुआ है, ऐसे ही एक लिविंग बीइंग जो है पूरा का पूरा सेल से मिलके बना हुआ है, राइट। इसीलिए सेल को स्मॉलेस्ट और बेसिक फंक्शनल यूनिट कहते हैं। सेल नहीं होगा तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन रेज होता है कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी। तो फ्रेंड्स, एक इंग्लिश मैन थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था। कैसे डिस्कवर किया था? उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में कुछ चीज ऑब्जर्व की। वो चीज क्या थी? उन्होंने बार्क ऑफ ट्री, यानी कि जो कॉर्क होता है उसको माइक्रोस्कोप में देखा। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? यानी माइक्रोस्कोप में जब उस कॉर्क ऑफ ट्री को, यानी ट्री का जो बार्क था उसको लगाकर देखा, तो उसमें उन्होंने क्या नोटिस किया कि उसमें छोटे छोटे टाइनी टाइनी से हनी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। यानी कि छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स इस तरीके से बने हुए हैं। और उन्होंने बाद में हर एक कंपार्टमेंट को नाम दिया सेल। इस तरीके से सेल की डिस्कवरी हुई। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो बार्क ऑफ ट्री था ये डेड सेल थे, यानी कि ये ट्री से अलग हो गए हैं, इसीलिए डेड हो गए हैं। लेकिन बहुत बाद में जब बहुत ही अच्छी क्वालिटी के माइक्रोस्कोप्स आ गए, तो बहुत बाद में साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो सारे के सारे सेल से मिलके बने हुए होते हैं, राइट। अब फ्रेंड्स, इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन रेज होता है जिनको नहीं पता कि माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी चीज को मैग्नीफाइंग तरीके से दिखाता है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाता है। यानी छोटी सी कोई भी चीज होगी, आप उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा क्लियर नजर आती है, बहुत बड़ा करके नजर आता है। उसको मैग्नीफाइंग मतलब बड़ा करके दिखाना, राइट। तो ये एक इमेज है सिंपल माइक्रोस्कोप की। तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि माइक्रोस्कोप कुछ इस तरीके का होता है। इस जगह पे वो थिन स्लाइस को रखा जाता है और यहाँ पे वो मैग्नीफाइंग ग्लासेस होते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत ही बड़ा करके शो करते हैं और यहाँ से उसको देखा जाता है, राइट। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सेल किसे कहते हैं और सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, राइट। अब हम देखेंगे कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि यूनि का मतलब होता है सिंगल, राइट, और मल्टी का मतलब होता है बहुत सारा, राइट। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से मिलके बने हुए हो उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। जैसे कि एम्यूबा, यीस्ट, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सिंगल सेल होते हैं, यानी कि इनमें सिर्फ एक ही सेल होता है, ये एक ही सेल से मिलके बने हुए होते हैं। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से मिलके बने हों, यानी एक से ज्यादा सेल जिसमें हो, उनको हम लोग बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, राइट। तो फ्रेंड्स, ज्यादातर जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनमें मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, राइट।
इसके अलावा फ्रेंड्स एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो एक मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है, जितने फंक्शंस वो फॉलो करता है ना, जितनी भी फंक्शंस वो परफॉर्म करता है, वो सारे के सारे फंक्शंस एक यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी परफॉर्म करता है। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जैसे कि फूड को कैप्चर करना, फूड को डाइजेस्ट करना, रेस्पायर करना, एक्सक्रीट करना, रिप्रोड्यूस करना, ये सारे के सारे फंक्शंस एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी परफॉर्म करता है, राइट। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको ये बात जान के बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि जो आज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से मिलके बने हैं। यानी स्टार्टिंग जो इनकी इनिशियल स्टेज थी वो सिंगल सेल थी, बाद में उस सेल ने खुद को मल्टीप्लाई किया और बाद में वो मल्टी सेलुलर में कन्वर्ट हुआ। और वो सिंगल सेल क्या होता है, वो होता है जायगोट। जायगोट क्या होता है, एक फर्टिलाइज्ड एग होता है। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, राइट। तो फ्रेंड्स ये जो फर्टिलाइज्ड एग होता है ये अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है और एक सिंगल सेल जो है वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ गया होगा कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस है, राइट। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसमें हम देखेंगे कि एक मल्टी सेलुलर बनने के लिए कौन कौन से लेवल्स को क्रॉस करना होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले होता है सेल, यानी एक सिंगल सेल होता है जो अपने आप को बाद में मल्टीप्लाई करता है, राइट। तो पहले होता है सेल। सेल क्या है, सबसे बेसिक और स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, जो हमने स्टार्टिंग में देख लिया। अब इसके अलावा ये जो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होते हैं ना, यानी सेम टाइप के जो सेल्स होते हैं, उनका एक ग्रुप जो होता है उसको हम बोलते हैं टिश्यू, राइट। अब ये जो टिश्यूज होते हैं, बहुत सारे टिश्यूज को कंबाइन कर दिया जाए तो एक ऑर्गन क्रिएट होता है। जैसे हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स होते हैं ना, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि लंग्स हो गए, इसके अलावा हमारा स्टमक हो गया, या हमारी किडनी हो गई, ये सारी की सारी चीज क्या है, ये ऑर्गन्स है। और ये ऑर्गन कैसे बने हैं, ये बहुत सारे टिश्यूज को कंबाइन करके तैयार किए जाते हैं और ये एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी हर एक ऑर्गन का अपना एक काम होता है, राइट। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है ऑर्गन सिस्टम, यानी जब ऐसे मल्टीपल ऑर्गन मिल जाते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम क्रिएट हो जाता है। और जब एक ऑर्गन सिस्टम ही क्रिएट हो गया तो क्या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म तैयार नहीं हो जाएगा। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं ह्यूमन बींग का। ह्यूमन बींग में क्या है, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, राइट। बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और वो ऑर्गन्स एक स्पेसिफिक टास्क को फॉलो कर रहे हैं और ऐसे ही एक लिविंग बींग सरवाइव कर रहे हैं, राइट। तो हम कह सकते हैं कि ये लेवल्स क्या हैं, कि पहले आते हैं सेल, उसके बाद आते हैं टिश्यूज, देन ऑर्गन सिस्टम और उसके बाद बनता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। क्या होता है कि सबसे पहले होते हैं सेल, फिर सिमिलर टाइप के सेल्स का एक ग्रुप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू, फिर बहुत सारे टिश्यूज को मिला के क्या बनता है, एक ऑर्गन बनता है। और ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम क्रिएट करते हैं। और फिर ये जब ऑर्गन सिस्टम क्रिएट हो जाता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो जाता है, राइट। तो आप ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो लेवल हैं, इसको आप याद रखेंगे कि कैसे एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो रेडी होता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम देखेंगे कि एक लिविंग बींग में कितने सेल्स होते हैं। तो फ्रेंड्स ये डिपेंड करता है कि जो लिविंग बींग है वो कौन सा वाला ऑर्गेनिज्म है। कहने का मतलब ये है कि वो यूनिसेलुलर है या फिर वो मल्टी सेलुलर है। अगर यूनिसेलुलर है तो उसमें सिर्फ एक सेल होगा, लेकिन अगर मल्टी सेलुलर है तो उसमें एक से ज्यादा सेल होंगे। अब अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, यानी इतने सारे सेल्स होते हैं जिनको काउंट करना बहुत डिफिकल्ट है। और हर एक सेल का अपना एक शेप है और अपनी एक साइज है, राइट। और ये सारे के सारे जो सेल हैं इनका पूरा ग्रुप जो है मिलके पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो लिविंग बींग्स होते हैं, बहुत सारे लिविंग बींग्स ऐसे हैं जिनमें मिलियंस ऑफ सेल्स हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, राइट। तो जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, प्लांट्स के अंदर भी बहुत सारे सेल्स होते हैं और वो सारे सेल्स जो है मिलके कुछ पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन रेज होता है कि सेल की शेप कैसी होती है।
तो फ्रेंड्स एनिमल और जो प्लांट सेल्स होते हैं उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शेप्स होती हैं। वो ओवल शेप में भी हो सकते हैं, स्फेरिकल शेप में हो सकते हैं, एलिप्टिकल, क्यूबॉइडल, कॉलमर, डिस्कॉइड, पॉलीगन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शेप हो सकती है। ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि एक ही शेप में सेल होगा, अलग अलग टाइप की सेल्स होते हैं, राइट। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो अपनी शेप को बहुत जल्दी जल्दी चेंज करते हैं। जैसे अम्यूबा होता है ना, अम्यूबा की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती। अम्यूबा जिस लिक्विड में होगा, जिस तरीके से लिक्विड की शेप होगी, जैसा वो बह रहा होगा, उसी तरीके से अम्यूबा की शेप भी चेंज होती रहती है। तो बिल्कुल हमारी बॉडी के अंदर भी व्हाइट ब्लड सेल्स भी कुछ ऐसे होते हैं जिसको ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन ब्लड के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जिसको हमारे यहाँ पे नॉर्मल भाषा में हम बच्चों को सिखाते हैं कि सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी, जो हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करते हैं, राइट। तो ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं ये भी अपनी शेप को बहुत तेजी से चेंज करते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सेल कितने होते हैं हमारी बॉडी के अंदर और उनकी शेप कैसी होती है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है नर्व सेल। तो फ्रेंड्स नर्व सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल है हमारी बॉडी के अंदर। ये कुछ इस तरीके से दिखता है, आप इसका इमेज देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो नर्व सेल है जिसको हम न्यूरॉन भी कहते हैं, ये हमारी बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, राइट। सबसे लंबी सेल जो है वो नर्व सेल है। और नर्व सेल का सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारी बॉडी में क्या है, मैसेजेस को ब्रेन तक ट्रांसफर करना और ब्रेन से मैसेजेस को बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक कैरी करना है, राइट। यानी कि हमारी पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करने का, कंट्रोल करने का, पूरी बॉडी की जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं किस तरीके से वर्क करेंगे, कैसे इकट्ठे होकर काम करेंगे, कैसे अलग अलग काम करेंगे, वो सब चीजें जो कंट्रोल करती है वो हमारी नर्व सेल कंट्रोल करती है। इसका डायरेक्ट कनेक्शन किससे होता है, ब्रेन के साथ, राइट। तो फ्रेंड्स अभी हम इस क्लास में नर्व सेल के बारे में इतना ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन 9th और 10th में हम इस चीज के बारे में, नर्व सेल के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम बात करते हैं कि सेल का साइज कितना होता है, यानी कि कितना बड़ा एक सेल होता है। तो फ्रेंड्स एनिमल सेल की अगर हम बात करें या प्लांट सेल की बात करें, तो इन दोनों ही सेल्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेरिएशन देखने को मिलते हैं, यानी बहुत अलग अलग साइज देखने को मिलते हैं। कुछ सेल्स तो ऐसे होते हैं जो एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जिनको जो मतलब इनविजिबल हैं, जिनको आप नेकेड आई से या विदाउट एडेड, यानी किसी भी चीज की हेल्प के बिना आप इनको नहीं देख सकते, यानी आपको इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो वो इतने छोटे होते हैं, ज्यादातर सेल्स ऐसे ही होते हैं। मतलब हमारी बॉडी के अंदर या प्लांट सेल के अंदर ज्यादातर सेल्स ऐसे ही हैं जो एक्सट्रीमली स्मॉल हैं। यानी अगर मैं यहाँ पे एक डॉट भी लगाऊं ना, तो वो डॉट भी दिख रहा है, यानी इससे भी मिलियंस टाइम वो बहुत छोटे होते हैं, कैसे तो इनविजिबल होते हैं, जिसको आप सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप में देख सकते हो। लेकिन कुछ सेल ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिसको आप विदाउट एड के भी देख सकते हो, यानी आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है, आप उसको नेकेड आई से भी देख सकते हैं। जैसे कि जो लार्जेस्ट लिविंग सेल है, यानी जो लिविंग बीइंग के अंदर सबसे लार्जेस्ट सेल है, वो होता है ऑस्ट्रिच का एग। क्योंकि एग क्या होता है, वो एक सेल ही तो है, सिंगल सेल है वो, राइट। तो ऑस्ट्रिच का एग सबसे बड़ा एग होता है, इसीलिए वो जो सेल है वो लार्जेस्ट लिविंग सेल है। और इसका साइज लगभग 170 mm टू 130 mm होता है। और अगर हम स्मॉलेस्ट सेल की बात करें, तो बैक्टीरियम सेल होता है। यानी बैक्टीरिया जो है हमें दिखते नहीं है ना, आपको पता है कि हमारे हाथों में, हमारे आसपास बैक्टीरिया बहुत सारे मौजूद होते हैं, लेकिन वो हमें दिखते ही नहीं, वो इनविजिबल होते हैं, इनको हम नेकेड आई से देख नहीं सकते। उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है माइक्रोस्कोप की, राइट। तो इसीलिए कहते हैं कि बैक्टीरियम सेल जो होता है ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, और इसका साइज कितना होता है, 0.1 mm टू 0.5 mm, राइट। और ये जो सेल का साइज है ना, जैसे नॉर्मली हम डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए, जैसे मीटर का हम लोग यूज करते हैं, सेंटीमीटर यूज करते हैं, ये यूनिट्स यूज करते हैं। ऐसे ही अगर आपको सेल के साइज को मेजर करना है, तो उसके लिए हम लोग माइक्रोमीटर या माइक्रोन का यूज करते हैं। ये वो यूनिट है जिसमें सेल को मेजर किया जाता है, राइट। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, ये एमसीक्यूज में आ जाते हैं, कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आ जाती हैं, तो इन चीजों का ज्यादा ध्यान रखना है, राइट। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सेल का साइज कैसा होता है। अब हम बात करते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो फ्रेंड्स ये ना नॉर्मल एक स्ट्रक्चर है, एक कॉमन स्ट्रक्चर है, जिसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें एक सेल है, इसको ये जो लाइन है ना, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, या इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इसके बाद ये सेल के अंदर
ये कुछ जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जेली लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट जो है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे अभी अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। लेकिन फिलहाल आपको क्या देखना है कि एक नॉर्मल सेल जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। सेल मेम्ब्रेन जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, इसके अलावा उसमें साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नॉर्मल सेल के बारे में, राइट, कि नॉर्मल सेल कैसा दिखता है। तो अब हम इन सारे टॉपिक्स को वन बाय वन कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स जो एनिमल सेल होती है ना, उसमें जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, यानी कि एक सेल है, ये एक सेल हो गया, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, प्लांट सेल के अंदर इसी मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। तो फ्रेंड्स अगर एग्जाम में एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर डिफरेंस करने के लिए आता है तो हमको पहला डिफरेंस मिल गया। डिफरेंस क्या है कि एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन प्लांट सेल के अंदर जो सबसे आउटर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं सेल वॉल, राइट। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये है प्लांट सेल का एक फिगर जिसमें देखिए ये आउटर मोस्ट जो कवरिंग है ये क्या है, सेल वॉल, राइट। जबकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, उसमें जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन रेज होता है कि ये जो आउटर मोस्ट लेयर होती है इसका मेन फंक्शन क्या होता है। तो फ्रेंड्स सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल का जो काम होता है वो है लिविंग स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी सब्सटेंस की एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करना, राइट। यानी कि कोई भी सब्सटेंस इस सेल से बाहर ना जा सके और कोई भी सब्सटेंस इसके अंदर ना आ सके, यानी जितनी जरूरत है उतना ही अंदर आए, जितनी जरूरत है उतना ही बाहर जाए। तो एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करने का काम जो होता है वो इसी आउटर मोस्ट लेयर का काम होता है, यानी एनिमल सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन को और प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल का ये काम होता है। इसके अलावा इसका एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है, वो ये है कि सेल का जो इंटरनल पार्ट होता है, इंटरनल जो कंपोनेंट होता है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी सेल मेम्ब्रेन का ही होता है। और जैसी सेल मेम्ब्रेन होगी वही चीज तो शेप और साइज डिसाइड करेगी सेल का। तो सेल मेम्ब्रेन किसी भी सेल के अंदर उसकी शेप और उसकी साइज को भी डिफाइन करती है कि किस तरीके की सेल की शेप रहेगी और कितना उसका साइज रहेगा, राइट। तो फ्रेंड्स ये हैं सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस। अगर हम बात करते हैं प्लांट सेल की, तो फ्रेंड्स प्लांट सेल की एक आउटर थिक लेयर होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स ये जो सेल वॉल होती है ना, ये सेलुलस से बनी हुई होती है। और सेलुलस जो है ये एक नॉन लिविंग कंपोनेंट है, राइट। और जिस तरीके से सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है, एंट्री एग्जिट को कंट्रोल करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना कंपोनेंट्स को, ऐसे ही सेल वॉल का भी फंक्शन है कि ये सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन का जितना भी वर्किंग है, जितना भी फंक्शन है, सेम वर्किंग सेम फंक्शन सेल वॉल का भी होता है। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्लांट की शेप को डिटरमाइन करती है कि शेप कैसी होगी। और फ्रेंड्स हमने अभी देखा कि दोनों में डिफरेंस क्या है कि सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं पाई जाती, राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लांट सेल कैसा दिखता है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको अच्छे से एक बार देख लें। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की, यानी हमने देखा था कि एक जो नॉर्मल सेल होता है उस सेल के अंदर तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। पहला क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और प्लांट सेल में उसको सेल वॉल कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और आउटर लेयर होती है जो नॉन लिविंग थिंग से मिलकर बनी हुई होती है, सेलुलर से मिलकर बनी हुई होती है, उसको हम सेल वॉल कहते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट नेक्स्ट चीज जो होती है वो होता है साइटोप्लाज्म। और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है न्यूक्लियस। तो हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया, अब हमको पढ़ना है साइटोप्लाज्म के बारे में। तो फ्रेंड्स एक सेल के अंदर जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है अंदर, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, राइट। तो एक ऐसा होता है जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो एनिमल सेल और प्लांट सेल के इंटीरियर को फिल करने का काम करता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है, राइट। इनके बीच में होता है साइटोप्लाज्म। इसमें बहुत सारे
माइन्यूट माइन्यूट से लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। तो बहुत सारी फंक्शनिंग जो सेल की होती है वो यहीं पे चल रही होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर चल रही होती है। इसमें दोनों ही चीजें होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, एक नॉन लिविंग सब्सटेंस होता है और एक लिविंग सब्सटेंस होता है। तो जो लिविंग वाला पार्ट है उसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनल, और जो नॉन लिविंग सब्सटेंसेज हैं उनको हम बोलते हैं सेल इंक्लूजन, राइट। तो लिविंग में क्या होगा, इसके अंदर वो सारे के सारे स्मॉल स्ट्रक्चर्स होंगे जो सेल के फंक्शनिंग को कंट्रोल करने का काम करते हैं, यानी कि जो भी सेल के अंदर फंक्शनिंग होती है, सेल जिस तरीके से भी काम करता है वो सब चीजें जो हैं वो यहीं पे हो रही है साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल ऑर्गेनल्स के अंदर हो रही है। इसके अलावा जो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है उसमें क्या आ जाता है, उसमें वाटर आ जाता है, उसमें मिनरल्स आ जाते हैं, सॉल्ट, ये सब चीजें क्या है सेल के अंदर, सब नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर आती हैं, राइट। तो फ्रेंड्स अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि सेल ऑर्गेनल्स क्या है, हमें डिटेल में यही चीज पढ़नी है, सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है सेल ऑर्गेनल्स का होता है, राइट। तो अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि सेल ऑर्गेनल्स होते क्या है। तो फ्रेंड्स ये हमारे कुछ 8 टाइप के सेल ऑर्गेनल्स हैं जो हम 8th क्लास में पढ़ने वाले हैं। वो है सबसे पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर है प्लास्टाइड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडीज, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। इसके अलावा फ्रेंड्स प्लास्टाइड्स जो हैं इसके भी 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, वो है क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, राइट। अब हम इन्हीं सब चीजों को बहुत डिटेल में देखने वाले हैं, फिर हम एंड में देखेंगे कि इन सब की लोकेशन सेल के अंदर कहाँ पे होती है, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो फ्रेंड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन काम क्या होता है कि ये सेल और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में लिंक बनाने का काम करता है। तो फ्रेंड्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ आता है, जैसे सपोज ये एक नॉर्मल सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जेल लाइक स्ट्रक्चर जो है ये है साइटोप्लाज्म और ये है न्यूक्लियस, राइट। तो न्यूक्लियस ये अंदर वाला पोर्शन है, इसके आसपास भी तो एक मेम्ब्रेन होगी, एक वॉल होगी, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल के बीच में, यानी जितना भी सब चीजें लिंक हो रहा है, सारा का सारा चीजें, वो कौन बना रहा है उस लिंक को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारी बॉडी के अंदर खुद से भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है, एक तो हम बाहर से प्रोटीन लेते हैं, यानी आउटसाइड सोर्सेज से लेते हैं, इसके अलावा हमारी खुद की बॉडी भी प्रोटीन को बनाती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये साइट है प्रोटीन सिंथेसिस, यानी यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है हमारी बॉडी में, यानी प्रोटीन बनता है। इसके अलावा इसका एक और काम है, वो ये है जितने भी हम लोग सब्सटेंस लेते हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, वाटर, मिनरल, सॉल्ट वगैरह, ये सारी की सारी चीजें सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही होता है, राइट। हमारा नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनल है, सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल, वो है प्लास्टाइड्स। फ्रेंड्स प्लास्टाइड्स क्या होते हैं, ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में ये नहीं होते, यानी यहाँ पे हमें हमारा एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में एक और डिफरेंस मिल गया। पहला डिफरेंस क्या था कि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होता, जबकि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या मिला हमें कि प्लांट सेल के अंदर प्लास्टाइड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जबकि एनिमल सेल के अंदर ये एब्सेंट होते हैं, राइट। तो प्लांट सेल्स के अंदर ही सिर्फ प्लास्टाइड्स पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये सिर्फ प्लांट सेल में ही क्यों पाए जाते हैं, इसके पीछे भी रीजन है। तो पहले हम देखते हैं कि प्लास्टाइड्स कितने टाइप के होते हैं। प्लास्टाइड्स 3 टाइप के होते हैं। पहला हम पढ़ने वाले हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, फ्रेंड्स आपको ये बात तो पता होगी कि प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, लीव्स में क्या होता है, लीव्स में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। ग्रीन पिगमेंट कौन सा होता है, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि क्लोरोफिल का काम क्या होता है, सनलाइट को कैप्चर करना, राइट। सनलाइट को कैप्चर करना और फिर उस सनलाइट की हेल्प से फूड को सिंथेसिस करना। तो क्लोरोप्लास्ट वही चीज है, ये ग्रीन कलर का प्लास्टाइड होता है जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है इस प्लास्टाइड के अंदर, और उस ग्रीन पिगमेंट को हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये लीव्स में प्रेजेंट होता है और स्टेम में प्रेजेंट होता है। जो ग्रीन कलर के स्टेम होते हैं ना किसी भी प्लांट के अंदर, उसमें क्लोरोप्लास्ट जो है ये प्रेजेंट होता है। इसको किचन ऑफ द प्लांट सेल कहा जाता है, क्योंकि इसका मेन टास्क क्या है, इसका मेन काम है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना, फूड को सिंथेसाइज करने में हेल्प करना। तो फ्रेंड्स अब यहाँ से आपको एक और क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि प्लास्टाइड्स एनिमल सेल में एब्सेंट क्यों होते हैं। क्या हम खुद का खाना खुद बना सकते हैं, नॉट पॉसिबल। एनिमल हमेशा
अपने फूड के लिए दूसरी चीजों पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर। और क्लोरोप्लास्ट जो है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में ही पाए जाते हैं, कि प्लांट्स जो है खुद का खाना खुद बनाते हैं, और क्लोरोफिल सिर्फ उन्हीं के अंदर प्रेजेंट होता है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो प्लास्टाइड्स इसीलिए सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते। राइट, तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ गया होगा कि प्लास्टाइड्स क्या है, और डिफरेंट टाइप के प्लास्टाइड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमने देखा क्लोरोप्लास्ट किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा प्लास्टाइड वो कौन सा है, वो है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं, ये कलरलेस प्लास्टाइड्स होते हैं। कलरलेस प्लास्टाइड यानी कि ऐसे प्लास्टाइड्स जिसमें जो ट्रांसपेरेंट हैं, और ज्यादातर ये रूट्स में या जो अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम्स होते हैं उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। तो देखा होगा आपने, रूट्स का कोई स्पेसिफिक कलर नहीं होता, राइट। तो वहां पे क्या है, वो ल्यूकोप्लास्ट हैं जो फूड को स्टोर करने में हेल्प करने का काम करते हैं। और हमारा लास्ट प्लास्टाइड जो है वो है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या है, ये कलर्ड प्लास्टाइड है। जैसे आपने देखा होगा फ्लावर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, उसमें क्रोमोप्लास्ट होता है। तो फ्रेंड्स ये सब चीजें यानी जो प्लास्टाइड्स हैं, ये इसीलिए सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती हैं। राइट, अब हमारा नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनल है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये रॉड और ओवल शेप स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं। अभी हम देखेंगे लास्ट में कि इनकी शेप क्या होती है और कहाँ पे इनकी लोकेशन है। तो फ्रेंड्स इनके ऊपर दो मेम्ब्रेन होती है, यानी कि मेम्ब्रेन यानी कि जो आउटर कवरिंग होती है उसको मेम्ब्रेन कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है रॉड और ओवल शेप्ड होते हैं, इसके अलावा दो मेम्ब्रेन से ये बाउंडेड होते हैं। और इनका मेन काम क्या होता है, जिस टाइम पे हम रेस्पायर करते हैं ना, रेस्पायर के टाइम पे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। राइट, तो फूड जो भी हम खाते हैं, फूड से हमको एनर्जी मिलती है, और रेस्पायर के दौरान वो एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो इसका मेन काम क्या है, एनर्जी को रिलीज करना, एनर्जी को प्रोवाइड करना हमारी बॉडी को। तो इसीलिए इनको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया। एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, या माइटोकॉन्ड्रिया को और किस नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये एनर्जी को रिलीज करने में हेल्प करें, जो भी हम फूड खाते हैं उससे जो हमें एनर्जी मिलती है वो इसी की हेल्प से मिलती है। उस फूड से एनर्जी को रिलीज करवाने में माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। राइट, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल, इसका नाम है राइबोसोम्स। तो फ्रेंड्स ये जो राइबोसोम्स होते हैं ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारा सबसे पहला सेल ऑर्गेनल था जो हमने पढ़ा था अभी, उससे ये अटैच्ड होते हैं। और ये कहीं पर भी साइटोप्लाज्म में फ्रीली पाए जाते हैं, यानी कहीं पे भी मूव करते हैं। इसका मेन काम क्या होता है, प्रोटीन को सिंथेसिस करना है, प्रोटीन को बनाने में हेल्प करना, किसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। क्योंकि हमने क्या देखा था, एक फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इसको शॉर्ट में ईआर भी बोल देते हैं। राइट, तो हमने ईआर का सबसे पहला फंक्शन क्या देखा था कि ईआर जो होते हैं प्रोटीन को सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। तो क्योंकि एंडोप्लाज्मिक के ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, तो ये भी क्या काम करेंगे, ये भी वही काम करेंगे, प्रोटीन को सिंथेसिस करने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स राइबोसोम्स जो हैं ये दोनों ही सेल्स में पाए जाते हैं, यानी प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल के अंदर भी। राइट, नेक्स्ट हमारा जो सेल ऑर्गेनल है वो है गोल्जी बॉडीज। तो फ्रेंड्स गोल्जी बॉडीज जो होते हैं छोटे छोटे से हॉलो लाइक प्लेट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, यानी जैसे प्लेट और कप होते हैं ना, जिस तरीके से कुछ इस तरीके की शेप इनकी होती है। राइट, और ये एनिमल सेल में पाए जाते हैं। इनका भी काम क्या होता है, एक तो प्रोटीन को सिंथेसिस करना, और जो भी हमारी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं उनको स्टोर करना, उनको रिलीज करना। फ्रेंड्स एंजाइम्स जो होते हैं ना हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। एंजाइम्स को डिटेल में हम लोग आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे कि एंजाइम्स क्या होते हैं। अभी फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि जो गोल्जी बॉडीज होती हैं ये एंजाइम्स को और प्रोटीन को सिंथेसिस भी करती हैं, स्टोर भी करती हैं और रिलीज भी करती हैं। राइट, और प्लांट सेल के अंदर गोल्जी बॉडीज को डिग्बियोसोम्स के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस हो जाएगा कि गोल्जी बॉडीज जो हैं दोनों सेल्स के अंदर पाई जाती हैं, लेकिन प्लांट सेल के अंदर इनको डिक्टियोसोम्स कहा जाता है और एनिमल सेल के अंदर इनको गोल्जी बॉडीज कहा जाता है। राइट, अब हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है वो है सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स जो है ये कुछ स्टार लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ इस तरीके के स्टार जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, और ज्यादातर ये एनिमल सेल में पाए जाते हैं। और इसका मेन काम क्या होता है, सेल के डिवीजन में, यानी सेल जो है जब अपने आप को डिवाइड करता है, एक सेल अपने आप को डिवाइड करेगा ना अलग अलग होने के लिए, तो सेल का जो डिवीजन होता है ना वो इन्हीं की हेल्प से हो पाता है। यानी सेंट्रोसोम्स की वर्किंग क्या है, सेल को डिवाइड करने में हेल्प करना। राइट,
तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सेंट्रोसोम, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब चीजें क्या हैं। अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल पे, जिसका नाम है लाइसोसोम्स। तो फ्रेंड्स ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होते हैं, लाइसोसोम्स जो होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें वो एंजाइम्स होते हैं जो सेलुलर डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और उन एंजाइम को रिलीज करने का काम किसका होता है? लाइसोसोम्स का होता है। फ्रेंड्स अगर लाइसोसोम्स जो हैं वो बर्स्ट हो जाएं तो इसके साथ में सेल भी डैमेज हो जाता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी इसीलिए इनको सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। यानी जैसे ही ये बर्स्ट होंगे सेल भी खत्म हो जाता है, और इसीलिए लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल कहा जाता है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, ऐसे ही लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, क्योंकि जैसे ही ये बर्स्ट होंगे पूरा का पूरा सेल डैमेज हो जाएगा, पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, राइट। अब हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है वो है वैक्यूल। तो फ्रेंड्स वैक्यूल्स जो होते हैं ये कुछ हॉलो स्पेसेस होते हैं जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है। ये स्पेसेस जो होते हैं ना इनके अंदर फ्लूइड भरा होता है, कुछ लिक्विड सा भरा होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं काफी बड़े बड़े होते हैं, बहुत लार्ज साइज में होते हैं ये वैक्यूल्स जो होते हैं। और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है ना उसको सेल सैप कहा जाता है। ये कुछ टर्म्स इनको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ये एमसीक्यूज में भी पूछ लेते हैं। इसके अलावा जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके क्वेश्चंस भी बन सकते हैं उसमें से। तो प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं ये बहुत बड़ी बड़ी शेप में होते हैं, और जो बड़ी बड़ी शेप्स होती हैं इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उसको सेल सैप कहते हैं। लेकिन एनिमल सेल के अंदर ये जो वैक्यूल्स होते हैं ये छोटे छोटे होते हैं, ये बहुत बड़े बड़े नहीं होते, राइट। एनिमल सेल में ये बहुत छोटे और बहुत कम होंगे, जबकि प्लांट सेल के अंदर बहुत बड़े बड़े भी होंगे और बहुत ज्यादा अमाउंट में भी होंगे ये, राइट। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ गया होगा वैक्यूल्स किसे कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो है न्यूक्लियस, यानी हमने देखा था ना कि एक बेसिक सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, कि उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर जो हमने देखा था, और न्यूक्लियस होता है। तो हमने सेल मेम्ब्रेन जान लिया किसे कहते हैं, हमने साइटोप्लाज्म भी देख लिया किसे कहते हैं, अब हम देखने वाले हैं न्यूक्लियस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लियस। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट सेल का जो होता है ना वो न्यूक्लियस है। ये नॉर्मली स्फेरिकल या ओवल शेप में होता है, जैसे कि आप देख सकते हो ये शेप कुछ इस तरीके की है, ये सेल है, और सेल के अंदर ये वाला पोर्शन जो है ये पूरा न्यूक्लियस है। तो ये स्फेरिकल शेप में या फिर ओवल शेप में पाया जाता है, और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इसका मेन फंक्शन ये है कि सेल की जितनी भी फंक्शनिंग है, एक सेल जितना भी काम कर रहा है उस पूरे सेल का कंट्रोल जो है वो इसी के अंदर है, यानी न्यूक्लियस के अंदर है। और ये किससे मिलके बना हुआ होता है? न्यूक्लियस को हम 4 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोलस होता है एंड क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इन 4 चीजों से मिलके बनता है आपका न्यूक्लियस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं न्यूक्लियस का डायग्राम, जिसमें हम देख रहे हैं कि ये छोटा सा ये वाला पोर्शन जो है न्यूक्लियस है, ये जो आउटर लाइन है ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे क्रोमेटिन है, ये क्रोमोसोम इसी से बनता है, राइट। तो ये सारी यहाँ पर इसके बीच में जो जेल लाइक स्ट्रक्चर भरा हुआ होगा उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अभी हम डिटेल में इसको पूरा देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा न्यूक्लियस का काम क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल के अंदर, स्फेरिकल ओवल शेप होती है, जितने भी सेल होते हैं उसके फंक्शन को कंट्रोल करने का काम इसी के हाथ में होता है। इन सबसे बेसिक जो पूरा कंट्रोल जो है सेल का वो सारा इसी के हाथ में है। और इसके 4 पार्ट होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स, राइट। अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो हम देख लेते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो वही हो गया जो आउटर लाइन जो होती है, मतलब मेम्ब्रेन जो एंड कंट्रोल करती है एंट्री एग्जिट को, तो वही चीज क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? तो फ्रेंड्स जैसे ये सेल है, राइट, सेल के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर भी क्या है? न्यूक्लियस है। तो ये तो हो गया सेल मेम्ब्रेन, राइट। यहाँ पे ये जेल लाइक स्ट्रक्चर क्या हो गया? ये हो गया साइटोप्लाज्म। अब ये चीज क्या है? हमने देखा था अभी तक ये न्यूक्लियस है, एक्चुअल में क्या है? ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये है न्यूक्लियोलस, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है ना ये वाला, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, राइट। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है?
ये स्फेरिकल बॉडी है न्यूक्लियस के अंदर, ये दिस पोर्शन, ये है न्यूक्लियोलस, राइट। ये क्या है, ये स्फेरिकल बॉडी है और ये नॉर्मली किससे मिलके बनी हुई होती है, आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या है, या डीएनए जिसको हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, ये सब चीजें हम लोग 9th क्लास में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे 9th की साइंस के अंदर। अभी फिलहाल आप याद रखें कि ये एक न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है, न्यूक्लियस जो है जिसका नाम है आरएनए। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसका भी मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन को सिंथेसिस करना, राइट। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है न्यूक्लियस के अंदर वो है क्रोमोसोम्स। तो फ्रेंड्स जो न्यूक्लियस होता है ना, उसमें कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, धागे जैसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो हैं ये भी एक न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलके बने होते हैं जिसको बोलते हैं डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका मेन काम क्या होता है कि जो पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, उसको उनके ऑफस्प्रिंग यानी कि उनके जो जनरेशन हैं, उनके जो बच्चे हैं, उसमें उन कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करना। ये सारा का सारा काम जो होता है ये क्रोमोसोम्स का होता है। जैसे हमने कई बार देखा ना, जैसे अगर मदर के हेयर कर्ली है तो कई बार बच्चे के हेयर भी कर्ली होते हैं, फादर की आईज ब्लू है तो कई बार बच्चे की आईज भी ब्लू होती हैं। तो वो काम कौन कर रहा है, वो क्रोमोसोम्स कर रहे हैं। यानी इसके अंदर जीन्स होते हैं और ये जीन्स जो होते हैं ये पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को उनके ऑफस्प्रिंग के अंदर कैरी करते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ गया होगा कि न्यूक्लियस के ये 4 मेजर पार्ट कौन कौन से हैं और इनकी क्या फंक्शनिंग है, क्या इनका इंपॉर्टेंट काम होता है, राइट। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे कि जीन्स किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स जीन्स क्या है, ये इनहेरिटेंस की यूनिट है। यानी लिविंग बीइंग के अंदर क्या होता है कि पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स उनके बच्चों में जाते हैं। तो ये कैसे जाते हैं, ये जीन्स के थ्रू जाते हैं, यानी कि ये इनहेरिटेंस की एक यूनिट है। तो फ्रेंड्स इसका मेन काम क्या है कि पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करना, ये इसका मेन काम है। तो जैसे कि इफ योर फादर हैज ब्राउन आईज, यानी अगर फादर की आईज ब्राउन है तो हो सकता है कि बच्चे की आईज भी ब्राउन हो। मदर के हेयर कर्ली हैं, हो सकता है कि बच्चे के हेयर भी कर्ली हो। तो ये क्या है, ये कुछ चीज जेनेटिक होती है जो पेरेंट्स से सीधा उनके बच्चों में, उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती है। तो जीन्स का काम क्या होता है, इनहेरिट करना, यानी कि पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को बच्चे में ट्रांसफर करना, राइट। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं, ये वो सेल्स हैं जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड नहीं होती। जैसे हमने देखा था कि एक सेल जो होता है, बेसिक सेल, उसके अंदर कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं। जैसे कि ये होता है सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे जेल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और ये जो होता है ये होता है न्यूक्लियस। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अंदर क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस है और ये जो पार्ट है ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी कि इस सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड है। तो ये सेल जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल नहीं होगा। यानी ऐसे सेल जिसमें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड नहीं होती, ऐसे सेल्स को हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गे, इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को वेल डिफाइंड नहीं होता। तो ऐसे सेल्स क्या होंगे, प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक इसका ऑपोजिट है, यानी ऐसे सेल जिसमें जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो वेल डिफाइंड होती है। जैसे इस सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड है, तो ऐसे सेल्स को हम क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल्स। जैसे कि इंसानों के अंदर यानी ह्यूमन बींग्स के अंदर, एलिफेंट, चीक सेल्स, इन सब के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो वेल डिफाइंड होती है, इसीलिए ऐसे सेल्स को बोला जाता है यूकैरियोटिक सेल्स। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ गया होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंस है, राइट। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। और इसके अलावा फ्रेंड्स मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था कि हम एंड में देखेंगे कि एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं उनकी लोकेशन कहाँ पे होती है। तो इस डायग्राम के अंदर हम इसको बहुत डिटेल में देखने वाले हैं अभी, लेकिन पहले देख लेते हैं डिफरेंस क्या क्या है। तो सबसे पहले हमने जैसे पढ़ा था कि प्लांट सेल के अंदर प्लास्टाइड्स होते हैं जबकि एनिमल सेल में ये एब्सेंट रहते हैं। दूसरी चीज, प्लांट सेल के आसपास एक रिजिड और नॉन लिविंग सेल वॉल होती है जबकि एनिमल सेल में ये सेल वॉल नहीं होती है। ये भी हमने स्टार्टिंग में देखा था डिफरेंस। इसके अलावा प्लांट सेल के अंदर लाइसोसोम्स एब्सेंट होते हैं जबकि एनिमल सेल में लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर आपको याद होगा तो भी हमने क्या पढ़ा था, लाइसोसोम्स को
सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही ये बस्ट होता है पूरा सेल जो है वो डैमेज हो जाता है, इसलिए लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स कहते हैं, राइट। इसके अलावा प्लांट सेल में सेंट्रोसोम्स नहीं होते हैं, जबकि सेंट्रोसोम्स न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हमने देखा था प्लांट सेल के अंदर बहुत सारे और बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं, जबकि एनिमल सेल में बहुत कम और छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स ये था डिफरेंस, मेजर डिफरेंस प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो एनिमल और प्लांट सेल में ऑर्गेनल्स होते हैं वो कहाँ कहाँ पर होते हैं। जैसे कि ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल के आसपास एक रिजिड वॉल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। ये देखिए आप, ये सेल वॉल है, राइट। इसके अलावा हमने देखा था कि प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स जो होते हैं काफी बड़े बड़े होते हैं, तो आप देखिए इसका साइज, और यहाँ पे देखिए वैक्यूल्स का साइज छोटे छोटे होते हैं। ये वैक्यूल्स जो होते हैं बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं एनिमल सेल के अंदर, राइट। इसके अलावा हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखिए ये वाले जो होते हैं ना, इसको ईआर बोलते हैं। ये सारे के सारे क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसका मेन काम क्या था, प्रोटीन को सिंथेसिस करना, राइट, और एक लिंक प्रोवाइड करना सेल के बीच में। तो ये क्या है, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। और ये वाले ये जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसको हमने क्या देखा था, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी जो फूड हम लोग लेते हैं उस फूड से जो एनर्जी रिलीज करवाने का काम होता है वो इसी का होता है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, राइट। तो ये क्या है, ये इसकी लोकेशन है, कुछ इस तरीके से ये दिखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में और प्लांट सेल के अंदर, राइट। ये वाली देखिए ये क्या है, ये गोल्जी अपार्टस है, जो हमने देखा था प्लांट सेल में इनको क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम्स कहते हैं, और एनिमल सेल में इसको गोल्जी अपार्टस या गोल्जी बॉडीज कहते हैं, राइट। यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ये सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल के अंदर है, इसके ऊपर कोई भी टफ और रिजिड वॉल नहीं होती। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, जो अभी हमने डिफरेंस देखा है यहाँ पर, ये वाला, राइट। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और इस चैप्टर को हम लोग अब यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको लगता है कि इस चैप्टर को देखने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद कोई डाउट है, तो आप अपने डाउट्स को हमसे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से पूछ सकते हैं। जैसे कि आप अपने डाउट्स यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जो हमारा चैनल है, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन आता है, आप वहां पर अपने कमेंट करके डाउट्स पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज है, तो आप उस फेसबुक पेज पे जाके भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ट्विटर पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं हम। इसके अलावा हमारी जो मेल आईडी है वो है civilsection2018@gmail.com, तो आप यहाँ पर भी अपने डाउट्स को मेल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का नाम है www.civilsection.com, आप यहाँ पर भी अपने डाउट्स पुट कर सकते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम मिलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।